नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मोदी की ऐतिहासिक जीत, मोदी के जाल में फंसा, विपक्ष हारने के बाद भी बांट रहे लड्डू, पक मीडिया, रिएक्शन। जय हिंद। वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो। बहुत बड़ी एक्सरसाइज, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन के बाद रिजल्ट भी आ गए। अभी तक रिजल्ट का सिलसिला जारी है, लेकिन ये पता चल गया है कि कौन कहां पर खड़ा है। तो जनाबे वाला नरेंद्र मोदी साहब वहां पर खड़े हैं जहां पर वो 8 जून को उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी है। वो वोट ले रहे हैं मोदी साहब 8 जून को। अभी तक की खबरें जो मेरे सामने हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी थर्ड टर्म के लिए ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और ओथ लेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 8 जून को जो है वो आप उनको वोट लेते हुए देख पाएंगे। ये तो है अभी के अभी की खबर जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन इसी के साथ हो ये रहा है कि जो पूरी दुनिया के लीडर्स हैं वो मुबारकबादें पेश करें। तो मुबारकबाद पे मुबारकबाद आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के पैगाम आ रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं मैसेजेस आना। अभी हुकूमत बनने में जाहिर है कि कुछ दिन लगेंगे, लेकिन आपको पता है कि जैसे ये रिजल्ट सामने आया तो जो इस वक्त अक्सरियती पार्टी है, मेजोरिटी, जाहिर है कि उन्हीं को जो है वो पैगाम आ रहे हैं। तो मोदी साहब क्योंकि जीत चुके हैं और उनकी जो दूसरा अलायंस था 35 पार्टीज मिलकर उनके साथ जो फाइट कर रही थी उनको शिकस्त देके उनकी सीटें ज्यादा हैं और मोदी साहब ही आगे जो है हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इसके ऊपर हम जो इंटरनल पॉलिटिक्स है फिर एक और प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि वर्ल्ड लीडर्स में किसने नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद भेजी है। उसमें सबसे पहले तो आपको पता है जॉर्जिया मेलोनी है। उन्होंने बड़ी वार्म विशेस भेजी है नरेंद्र मोदी साहब को और उनको उन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि ताल्लुकात मजीद अच्छे हों और जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन करने की बात की है। बहुत मुबारकबाद पेश की है जॉर्जिया मेलोनी ने। इसी के साथ मुइज़िर जो है, आपको पता है उनका मामला क्या चलता रहा। मालदीव्स की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। और इसी के साथ फिर और कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब को। और इसके अलावा इजराइल की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। भूटान के लीडर की तरफ से मुबारकबाद आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आया है मोदी साहब के लिए। इटली की तरफ से कांग्रेस की देशवासियों ने अपनी सहभागिता निभाई, उसके लिए मैं संपूर्ण देशवासियों को मां सीता का स्वरूप और प्रभु श्री राम का स्वरूप जान प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या ने त्रेता काल से ही एक मंथरा को पाल के रखा है और भगवान श्री राम ने उस मंथरा को माँ बोलते थे। मंथरा ने अपनी सहभागिता निभाई थी और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और ये निरंतर चलता रहा। माँ भगवती सीता के साथ भी हुआ। अयोध्या के ही कुछ जयचंदों ने, जो आज भी वो जयचंद अयोध्या में हैं और उनकी वजह से माँ भगवती सीता को भी वनवास जाना पड़ा था। तो ये पूर्व काल से ही चला आया है। अपितु भगवान राजा रामचंद्र थे, राम हैं और राम राजा रहेंगे अनंत काल तक। यहाँ अयोध्या जरूर भारतीय जनता पार्टी जो है सीट हार गई और इसके लिए पूरे देशवासियों में दुख है। न सिर्फ अयोध्या की जनता को बल्कि अयोध्या के साथ पूरे भारतवर्ष में, अयोध्या से कहीं ज़्यादा अयोध्या के अन्य लोकसभा सीटों, पूरे भारतवर्ष के अन्य लोकसभा सीटों के लोगों को बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। और साधु के लिए तो राम से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। राम सर्वस्व होते हैं। जनता का जो फैसला होता है वो भी तो सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और उसी जनार्दन का जनादेश मानकर यह स्वीकार्य किया जाता है। लेकिन फिर भी जिस अयोध्या के विधानसभा में आप खड़े हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जो है पार्टी बनकर उभरी है और 4000 वोटों से अयोध्या विधानसभा ने उसे जीत दिलाया है। अपितु जो 3 विधानसभा अन्य विधानसभा थे, फिर चाहे वह मिल्कीपुर हो, अन्य और जो विधानसभा थे, वहां कहीं से 6000 कहीं 7000 वोटों से ये लीड नहीं कर पाए, हार गए। लेकिन अयोध्या ने जिताया है और ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है
मैं पूरे अयोध्या के जनपद वासियों को, ये सब प्रभु श्री राम के ही स्वरूप हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। और अयोध्या के लिए जो सतत संघर्षरत रहे हमारे राष्ट्रवादी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील भी है, साधुवाद भी है, धन्यवाद भी है। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मोदी जी से भी नम आंखों से, और बहुत गमगीन भी हूँ, गला भर आता है ये सोचकर कि अयोध्या भाजपा हार गई। अयोध्या नहीं हारा है भाजपा ने, बल्कि अयोध्या पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। पर ठीक है, ये जनादेश है, लोकतंत्र है, इसमें सबका सम्मान होना चाहिए। और मोदी जी तो राष्ट्रवादी नेता हैं, एक साधु, एक संत, जो एक भारतीय परंपरा को समझता है, राष्ट्रीयता को समझता है, उन स्वतंत्रता के सेनानियों की स्वाधीनता को समझता है, जिसने इस भारत में वातावरण स्वतंत्रता का फैलाया था। वरना गुलामी की मानसिकता में तो आज भी भारत उसी गुलामी की मानसिकता में जी रहा है। आज भी जो राम को हराने का काम करते हैं, राष्ट्रवाद को हराने का काम करते हैं, जुमलेबाजी की बात करते हैं, झूठे वादे फैलाते हैं, जो कहते हैं खटाखट पैसे आएंगे, जो कहते हैं राम मंदिर का वो जो निर्णायक फैसला सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम जजमेंटों ने सुप्रीम फैसला सुनाया उसको बदल देंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूँ आज उन तमाम नेताओं को जो 99 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए और मोदी जी पे तीखी प्रक्रिया करते हैं कि अब आप जो है प्रधानमंत्री का पद त्याग दीजिए, जिनका 292 सीट आया और जो 99 भी नहीं क्रॉस कर पाए, जिनके पास बहुमत कहीं दूर दूर तक नहीं खत्म हो गया है अब भारत में। और उसके बाद जो वहां पर रिजल्ट्स आए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? साथ ही पाकिस्तान की तरफ से कई पॉलिटिशियंस ने भी कहा और कई पाकिस्तानी भी यही सपोर्ट करते रहे कि बीजेपी ना, फिर चाहे जो भी आ जाए। आखिर बीजेपी से हमें इतना प्रॉब्लम क्यों है और कांग्रेस से इतना प्यार क्यों है, इस पे भी हम बात करेंगे आज। देखिए जी, आपकी जो बात है ना, इससे मैं डिसएग्री करूंगा। ये अगर इन्हें कांग्रेस से प्यार था या प्यार है, तो फिर जब कांग्रेस का इतना अरसा दौरे हुकूमत रहा, उसमें इन्होंने क्या अचीव कर लिया? ये तो कांग्रेस के भी खिलाफ थे, ये तो कांग्रेस के दौर में भी शरारतें करते रहे। क्या इन्होंने कोई सीरियस कोशिश की कि कांग्रेस की हुकूमत जब थी तो कोई उसका जो पीस इनिशिएटिव है उसका कोई मुस्बत जवाब दिया जाए, कोई हालात बेहतर किए जाएं? ये तो ऐसे ही था इनका। वो जो बॉम्बे अटैक्स हुए थे उस वक्त तो कांग्रेस थी ना, तो ये तो एक खास पॉलिसी है, एंटी इंडिया पॉलिसी है, उस पे चलते आ रहे हैं पिछले 76 साल से। इन्होंने तो कभी भी मुस्बत जवाब नहीं दिया किसी भी एक प्रॉपर पीस इनिशिएटिव का। और मैं नहीं समझता कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ जाती, जो कि अब चांसेस कम है कि वो इक़्तिदार में आए, तो कोई हालात में बेहतरी हो। इवन बीजेपी आप देख लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे, वो लाहौर आए और वो मीनारे पाकिस्तान पे गए और उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रिएशन थी उसकी तजदीद की, उसको माना, और उसके बाद इन्होंने कारगिल कर दिया। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी दोबारा पाकिस्तान आए, मुशर्रफ से मिले, और उसके बाद वो बॉम्बे अटैक्स हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो आप देखिए कि वो लाहौर आए नवाज शरीफ के घर, एक पॉलिटिकल रिस्क लिया उन्होंने काफी बड़ा, और उसके 6 दिन के बाद पठानकोट हो गए। कि भारत के अंदर अभी नरेंद्र मोदी साहब ने 246 सीट ली हैं, उनकी पार्टी बीजेपी ने। उनके पास मेजॉरिटी अभी नहीं आई, जो कि आ जाएगी, बिकॉज उनका जो एनडीए अलायंस है वो, जिसमें चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है, वो एक दे आर द किंग मेकर्स बेसिकली। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं।
इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। अदर देन दैट सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना, ठीक है जी। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा